तो बहुत बहुत मैम बधाई फर्स्ट ऑफ हो एसबीआई पीओ के लिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका और गाइडली टीम का। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मैं गाइडली टीम को आपको और एक एक एवरीवन जो टीम है सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं स्टूडेंट्स को अपनी एक स्ट्रेटेजी बता सकूं या एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकूं जिससे स्टूडेंट की मेरी स्ट्रेटेजी और जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनमें शायद हेल्प हो सके। ओके, तो आप अपना जैसे कि अभी जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने गाइडली के थ्रू प्रिपेयर किया है, तो आप एक मेजर स्टेप जो होता है जो एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ही, या फिर आपको लगता है आपसे ये मिस्टेक्स हो गई थी जो आपको करनी चाहिए थी, तो आप अपना जो भी है एक्सपीरियंस वो शेयर करिए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मेजर जो एक रोल प्ले करता है वो मॉक टेस्ट होता है हमारी चीजें जो भी हमारी प्रिपरेशन में। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा सोर्स है जिससे आप आपके अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। लाइक कोई मेंटर आपको जैसे वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा है तो वो आपको नहीं फिजिकली आके देख पा रहा है कि आप क्या मिस्टेक कर पा रहे हो। तो आपको एक थोड़ा एक बीच में नॉलेज का संचय हो जाता है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारी क्या गलती है और हमें क्या चीज सीखनी है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप सेल्फ एनालिसिस करते हो कि मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने किस टॉपिक में मिस्टेक की, मैंने किस टॉपिक की किस पैटर्न में मिस्टेक की। तो उस पैटर्न को मुझे ट्राई करना है। जैसे परसेंटेज में भी कितने सारे पैटर्न्स होते हैं तो कुछ कुछ पैटर्न्स हमको बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनमें हम कभी ना कभी स्टक हो जाते हैं। तो वो चीज हमें मॉक टेस्ट से और जो अपने पीडीएफ हो गए या फिर कहीं से सॉल्व करते हैं ना सेल्फ प्रैक्टिस से, उस चीजों से ज्यादा एनालिसिस होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट एक अच्छा मॉक टेस्ट पकड़ो सबसे पहले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सब अच्छा दे रहा है बट हमको एज पर एग्जामिनेशन जाना है ना कि एज पर प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले एक अच्छा मॉक टेस्ट पकड़ो और फिर उसके हिसाब से आप एनालिसिस करो। क्योंकि मैंने मोस्टली बच्चा देखा है कि वो मॉक टेस्ट लाइक प्री एग्जामिनेशन के 30 मॉक टेस्ट हो गए बट अभी का टाइम ऐसा है कि आपको एटलीस्ट 60 मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे प्री के। और मेंस के भी आपको साइमल्टेनियसली वीकली मंथली जो भी शेड्यूल आपके हिसाब से आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके सिलेबस के हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने प्री को फोकस मेनली किया था। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन दो 2022 से शुरू की थी मेरी एमएससी कंप्लीट होने के बाद। तो मैम फिर उसके बाद मैंने उस ईयर से स्टार्ट किया था, उस ईयर के सारे एग्जामिनेशन दिए थे। तो मेरा मोस्टली फोकस था कि मैं प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लूँ कि मेंस तो बाद में है, टाइम भी मिल जाएगा, कर ही लेंगे। वो आ जाता है ना कहीं अंदर से, बट ये सबसे बड़ी गलती होती है आज के टाइम पे। आपको प्री लाइक आपने अपना जो भी बेसिक्स कंप्लीट कर लिए उसके बाद आपको प्री के मॉक पे डिपेंड हो जाना है, मॉक पे ऐसे क्लासेस दे दिए और साथ में आपका मेंस का कंटेंट स्टार्ट करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती है तो जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। उनको प्री प्लस मेंस, हाँ मेंस में हम थोड़ा डिप्रेसिंग होता है आप भी जानते तो, बट हमको सिलेक्शन तो एटमोस्ट मेंस ही दिलाएगा ना कि प्री एग्जामिनेशन। एंड एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए? एंड मोस्टली तो जैसे सब टीचर्स भी बताते हैं, हम लोगों ने फील किया कि लास्ट 6 मंथ मोस्टली करंट अफेयर ऐसा है कि आपको नहीं पता है कि कहाँ से कैसा पूछा जा सकता है। बट एटलीस्ट अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 6 मंथ तो करके ही जाइए। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जाता है लाइक मेरे जैसा, बट मैंने फिर भी लास्ट ईयर मेरे को करंट अफेयर में बहुत इशू आया था। इस बार मैंने सबसे ज्यादा करंट अफेयर को ही फोकस किया। जबकि तो करंट अफेयर तो मोस्टली आप 6 मंथ का प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके हिसाब से आपको अगर आपके पास टाइम है या आप बहुत जल्दी ग्रास्प कर पा रहे हो चीजों को तो फिर आप 1-2 मंथ और एक्सटेंड कर लीजिए, अदरवाइज 6 मंथ इज मोर देन नो नो, इनफ। एक्चुअली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो कि 6 मंथ इज कंपल्सरी, राइट? बट कब से सम लाइक जैसे पीपल आरआरबी का स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन है लाइक उस, लाइक जैसे हम अभी आरआरबी, यस मैम यस फॉर मैम, आरआरबी। जैसे हम आरआरबी का एग्जामिनेशन एज पर जो हमें टाइम टेबल आया है एस्टिमेटेड है कि अगस्त में हमारा फ्री होने वाला है, तो सितंबर में हमारा मीन्स डेफिनेटली होना है। तो उसके हिसाब से अगर आप 1 अप्रैल या 15 अप्रैल से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आरआरबी में क्या हुआ था मैम कि आपका जो यूपीएससी पैटर्न रहता है ना, आपके मल्टीपल क्वेश्चन टाइप आए थे। तो अगर आप 1 अप्रैल से स्टार्ट भी करते हैं तो आपको मान के चल लीजिए आप बिगिनर हैं या रिपीटर है जो भी है, आपको करंट अफेयर पहले तो 1 मंथ आपको वो ट्रैक पे लाने में लग जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 मई से करूंगा तो वो भी बहुत अच्छा है कि मई से भी आप स्टार्ट करके अप्रैल तक या सितंबर तक पढ़ सकते हैं, बहुत इनफ है। बट अगर आप 1 मंथ पहले से स्टार्ट कर देंगे तो आपको ट्रैक पे आने में जो टाइम लगेगा ना वो आप मैनेज कर लेंगे। फिर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली मई से स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे से आप रिवीजन करने लगेंगे, आपको समझ में जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो जितना मुझे लगता है 1 वीक और 2 वीक तो मैम हमको अपने आप को अडेप्ट करने में उस चीज के हिसाब से कैसे हमें उस चीज में इनपुट देना है, लेना है, कैसे आउटपुट देना है, वो समझने में लग जाता है। तो 1 अप्रैल से आपको करंट अफेयर तो स्टार्ट करना है
कि आपको फिर सोर्सेज भी देखने हैं कि किस सोर्सेज से आप पीडीएफ, लाइक वीडियो और पीडीएफ दो हो जाते हैं हमारे में, कि आपको वीडियो से जल्दी समझ में आ रहा है, आपको विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छे से समझ आती है, या आप पीडीएफ वाले बच्चे हो, तो वो कुछ चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी। अगर आप सोचो कि आप लास्ट मोमेंट पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर वो एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन में हो जाता है। सो आपको क्या लगता है जैसे सीए के नोट्स बनाना इज यूजफुल और नॉट? मैम मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली मैंने तो नहीं बनाए थे, क्योंकि आज के टाइम पे पीडीएफ मैम हर जगह कितना आई ज्यादा थिंक टाइम सिंप्लीफाइड वेस्टिंग कर, है हाँ एक मैम तरह टाइम से। वेस्टिंग है, क्योंकि मैम आप देखिए ना, जैसे गाइडली का भी है, वो कितने अच्छे से क्विज दे देते हैं, और आपको पीडीएफ भी दिया जाता है, पीडीएफ में कितना सिंप्लीफाइड है हर चीज, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के पीडीएफ देखेंगे ना, हर जगह सिंप्लीफाइड है, और गाइडली तो कितना अच्छे से सिंप्लीफाइड करके दे रहा है आपको वो चीजें, तो आपको नोट्स में वो टाइम क्यों ही लगाना, कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चालू चाहूंगा, मे भी स्टूडेंट को बुरा लग सकता है, बट आप 6 महीने के इतने सारे नोट्स इकट्ठा करके रख लोगे, लास्ट में आप ही देखो उनको डिप्रेस होगे और आप ही नहीं पढ़ोगे उन चीजों से। डेफिनेटली मजा मैंने तो भी बहुत ट्राई आता किया है है। सीरियसली स्टार्टिंग में बनाने में, बट उनको दोबारा हम्म। पढ़ने का बिल्कुल मन वही नहीं वही होता मैं बोल है। रहा हूँ ना, वो टाइम पे वो फैसिनेटिंग चीज लगती है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हाईलाइटर करेंगे हम, हाँ, येलो ये कर हाईलाइटर, सकते हैं कि हाईलाइटर लाइक कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं जो नंबर्स हैं, या नंबर्स लिख सकते हो आप एक जगह। लिख सकते हैं, हाँ नंबर लिख सकते हैं हम, लाइक बहुत ही ज्यादा आपने, जैसे आप मान के चलो कुछ आपको कोई लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि आज के टाइम में हम नोट्स है, आपने मान के चलो एक न्यूज आ गई, आप उसके 2 से 3 या 4 पॉइंट लिख लोगे, और फिर आपको लगेगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज मैंने छोड़ दिया। और आजकल एग्जामिनेशन में वही आता है, जो आपने सब कुछ पढ़ा है वो क्वेश्चन में होता है, जो नहीं पढ़ा है वो आपसे आंसर में पूछा जाता है। आज आपने स्किप कर दिया, आपको सितंबर टाइम कैसे याद आएगा कि मैंने क्या स्किप करा, तो अगर आपके पास आज पीडीएफ है, पीडीएफ में तो पूरी नॉलेज, पूरी पूरी एक एक डिटेल में दी गई है ना, आपको जो भी नॉलेज है, जो भी आपकी न्यूज है, तो आपको पीडीएफ एक इजी वे में और एक बिल्कुल कंसल्टेड वे में दिया गया है, कि आपको ये न्यूज़ हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्या पता आपने कौन सी न्यूज स्किप करी और वो बाद में वही आंसर ना पूछी गई आपसे, तो आपके नोट्स भी काम नहीं आया मैम इस वक्त, और आपने पीडीएफ भी नहीं पढ़ा, तो लॉस एट द एंड आपके ही हुआ ना। तो मेरा ये है कि आपको नोट्स तो जितना हो सके कम ही बनाओ। अब जैसे शिवम, सबसे बड़ी बात ये, जैसे आपने गाइडली से पढ़ाई करी है तो आपने जरूर कुछ ना कुछ मटेरियल यूज किया होगा, तो उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया? क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे साथ कैंडिडेट कनेक्ट हुए हैं वो मोस्टली सारे गाइडली के यूजर्स हैं, उन्हीं के लिए यस स्पेशली है, तो आप उस चीज को मैम। कैसे गाइड करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल मैम, जैसे गाइडली का सबसे पहले तो मैम जो मॉक टेस्ट है ना मैम, मेरे हिसाब से तो जो एग्जामिनेशन है वर्ल्ड बेस्ट है मैम, इस बार तो जिस तरह से आरआरबी ने झटके दिए थे, आरआरबी पीओ मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, फर्स्ट डे में एग्जामिनेशन था, जो एक मिथ रहता है मेरे माइंड में भी था लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन देके, कि फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट तो वेरी इजी, सबसे इजी आता है, और मैम सबसे बड़ा झटका लगा था उसी दिन। मैं मेरे खुद के 54 अराउंड अटेम्प्ट थे, जबकि मैं गाइडली के मॉक में 60+ जा रहा था, तो एकदम लगा कि नहीं ये क्या हो गया, इतना टफ कैसे आ गया, या हम उस चीज में कैसे अपना आउटपुट नहीं दे पाए, तो एकदम प्रेशर के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का एग्जामिनेशन तो इजी आना चाहिए, वो माइंड सेट में था। तो ये सारी चीजें तो मैम, जैसे मॉक टेस्ट है तो वो मैं बोल रहा हूँ कि और जगह प्लेटफॉर्म से भी मैंने दिए हैं, बट मुझे जो मुझे बेस्ट लगे वो मुझे गाइड लेके लगे, सबसे इंटरफेस में इतना प्यारा मिलता है, ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में दे लो या यहाँ दे लो, आपको ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद मैम जो लेवल है, लेवल तो मैम बेस्ट है, जो एग्जामिनर मांग रहा है ना वही बेस्ट है। लाइक मैम मेरे और भी एग्जामिनेशन हुए, लाइक मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था गाइडली, सोचा कि यार बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, फिर एट द एंड आरआरबी के एग्जामिनेशन देने के बाद आरआरबी क्लर्क, 7 दिन में जितने आरआरबी क्लर्क के मौके थे ना 40-50 सारे लगा दिए मैम, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे इस प्लेटफॉर्म की मॉक टेस्ट पे रिलाई करना है। लाइक वो कहते हैं ना, आप एक इजी मॉक टेस्ट रखिए, एक मॉडरेट रखिए, एक हाई रखिए, बट मैं कह रहा हूँ आप तो गाइडली रखिए, आपको सारा जो भी मटेरियल एग्जामिनेशन में चाहिए ना आपको गाइडली से मिल जाएगा। और फिर इसके अलावा मैम ये हो गया अपना मॉक टेस्ट, इसके अलावा मैम जो पीडीएफ बंडल कोर्स है ना मैम, वो तो रामबाण इलाज है, अगर आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है और आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से पूरे सोर्सेस, पूरे लाइक स्टडी मटेरियल चाहिए तो। जैसे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं हमारे एग्जाम्स ओवरलैप करते हैं, राइट? यस सो मैम। हमारा जो कोर्स रहता है वो 50-50 डेज का होता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि मैं आरआरबी पीओ का 50 डेज का सॉल्व करूं, या मैं सेक्शन वाइज वाला पीडीएफ बंडल लगाऊं, या एग्जाम वाइज लगाऊं, या फिर मैं मॉक्स लगाऊं, वॉट एवर। तो उस चीज को कैसे करना चाहिए? क्योंकि मान लो आपका आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम है, आरआरबी पीओ का भी एग्जाम, या फिर 2-3 एग्जाम ओवरलैप कर जाए, तो आपने मैम इस वो चीज पे क्या स्ट्रेटेजी? मैम वो एग्जामिनेशन तो आपको डेफिनेटली ओवरलैप होनी है, लाइक इस साल तो एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन था, आईबीपीएस पीओ का मेंस भी था, और
आरआरबी के इंटरव्यू पे, तो बहुत बच्चों ने किसी ना किसी एक एग्जामिनेशन को स्किप किया। बट आपके हाथ में एट द एंड प्रिपरेशन, अगर आप लाइक बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ बच्चे रहते हैं स्पेसिफिकली जो आरआरबी के लिए टारगेट करते हैं, तो उनका आरआरबी से हो जाता है, तो उनको फिर फर्दर एग्जामिनेशन नहीं देने होंगे या जो उनकी चॉइस हो जाती है। बट जो बच्चा सोच रहा है लाइक लाइक हमको आईबीपीएस भी अटेंड करना है, एसबीआई भी करना है, तो आपको डे फर्स्ट से आपको अपनी सब्जेक्टिव स्टडी बनानी पड़ेगी, ना कि एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट है, ये इन सारे एग्जामिनेशन में आता है, तो मुझे रीजनिंग सारा पढ़ना है, क्योंकि मोर और लेस मैम वही है जो आपके आरआरबी में इंग्लिश रीजनिंग आनी है, वही आपकी आईबीपीएस और एसबीआई में आनी है। आपकी क्रिटिकल हाँ। आरआरबी भी पूछता है, एक आईबीपीएस भी पूछता है, एसबीआई भी पूछता है। एक क्वेश्चन और है शिवम, सत्यम ने पूछा है प्री के साथ मेंस कैसे करें। दैट मीन्स हमें जो एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है प्री और मेंस की प्रिपरेशन में। आपने भी बोला कि लास्ट ईयर आपने सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी थी जिसकी वजह से आपका मेंस नहीं क्लियर हुआ। तो मान लो किसी को एक साथ क्लियर करना है तो क्या स्ट्रेटेजी प्री और मेंस के साथ बनानी चाहिए? यस मैम मैम, बहुत ही इजी है। आप बिगनर भी हो ना, आपके पास अभी अप्रैल चल रहा है, एटलीस्ट आप 1 मंथ आपको डेडिकेटेड 8 to 9 आवर देने पड़ेंगे कि मेरे को सबसे पहले जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है, सबसे पहले गो थ्रू हुए। आपने लिख लिया कहीं पे, आपने जो भी आपको जिस तरीके से पसंद है कि मेरे को ये टॉपिक करने हैं, फिर उस टॉपिक के हिसाब से आपने क्लासेस करना शुरू की। आपने एक बार में आपका पूरा बेसिक्स कर लिया, सिर्फ आपको पहले बेसिक्स करना है। बेसिक्स के आपने जैसे कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, लाइक 10 15 क्वेश्चंस आपने पर टॉपिक के लगा लिए, परसेंटेज के अगर मैथ लेते हैं तो रेशो और एवरेज वगैरह सारे कर लिया। ऐसे रीजनिंग में आ गया, पजल वगैरह कर लिया। फिर आप उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। आप मॉक टेस्ट हो गया या किसी वीडियो के थ्रू हो गया या किसी पीडीएफ के थ्रू हो गया, तो आपको अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया, उसके बाद आप सोच के देखिए, अगर आप 8 आवर पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक घंटा चला गया मॉक टेस्ट में, और 1 घंटा चला जाता है आपका उसका एनालिसिस करने में, फिर भी आपको 1 आवर बचता है कि आप और चीजें सीख सकते हो। अगर आप कम से आगे। कम जैसे आप कम से कम टाइम भी पढ़ रहे हो, तो इसके अलावा आप 2 से 3 घंटे मेंस को चालू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बेसिक्स करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि अब मेरा एक ये थ्रेशोल्ड मैंने कंप्लीट कर लिया है कि मेरे को बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ गए। तो आपको बेसिक से आपका लेवल ही तो अपर करना है ना। तो अपर जैसे आप लेवल अपर करते हो, जैसे आप मेंस की प्रिपरेशन को चालू कर देते हो, और फिर जैसे ही आप मेंस चालू करते हो, ऑटोमेटिकली आपका प्री बैक एंड पे स्ट्रांग होना चालू बेटर कर हो देता गया। है। बस वैभव ये ने स्टेप है। क्वेश्चन यहाँ पर और बोला हुआ है कि लाइक आपका डेली स्केड्यूल क्या रहता था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मैम लाइक शेड्यूल तो मैम हर किसी का डिफर करता है, कोई किसी तरह से पढ़ता है, कोई किसी तरह से पढ़ता है। लाइक मैं इंदौर में रहता था, तो मेरा लाइब्रेरी था 7 7 AM से 11 PM तक। तो वहीं जो भी मैथ्स चाय पानी सब वहीं होता था मेरा। तो वो एक डिपेंड करता है ना किसकी कितनी एफिशिएंसी है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 7 8 घंटे में भी उतनी एफिशिएंसी से जो मेरे टारगेट रहते थे वो कंप्लीट कर सकता है, और कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनको टाइम ज्यादा लगता होगा। तो आप मेरे हिसाब से, आप जैसे आपकी टू डू लिस्ट बना ली आपने, और उसके हिसाब से आपने टारगेट सेट कर लिया, आपको ये टारगेट करने हैं, ऐसा ऐसा टारगेट करना है, और उसके हिसाब से आप उसमें आर डिलीट कीजिए। अगर आप टाइम से पहले कर लेते हैं तो आपके पास एक एज है कि आप किसी और सब्जेक्ट में जो आपका वीक सब्जेक्ट है या आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो आप थोड़े जो टारगेट बच गए, कल धीरे धीरे उन टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मोर और लेस आपको टारगेट इंपॉर्टेंट करेंगे, आर इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे कि आप 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े या 5 घंटे पढ़े। बट कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी कि आपको एवरेज एक 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो आज 8 घंटे पढ़ के, कल 2 घंटे पढ़ के, फिर परसों हो आप फिर कुछ ना कुछ। या बिल्कुल सही बात यहाँ शिवम ने बोली और काफी अच्छी चीजें बताई जो कि एक्सपीरियंस्ड है। अब देखो इन्होंने भी मेहनत करी और जैसा कि इन्होंने बोला लास्ट ईयर नहीं निकला, इस साल इन्होंने लगकर मेहनत करी। जो भी इन्होंने अपना टाइम बताया कि इतना टाइम देते थे कंसिस्टेंसी के साथ, तो एटलीस्ट 5 to 6 hours रिक्वायर्ड है आपके लिए इफ यू आर गोइंग फॉर पीओ एग्जामिनेशन। एटलीस्ट इतना तो आपके लिए रिक्वायर्ड है। सो थैंक यू सो मच शिवम। क्योंकि मैम उसी में से करंट अफेयर 1 से 1.5 घंटा खा लेता है, क्योंकि उसको पढ़ने में, फिर उसको उस चीजों को समझने में टाइम लग जाता है। फिर आज के हिसाब से पैटर्न जितना बढ़ता जा रहा है, लेवल जितना अप होता जा रहा है, आपको टाइम तो उसमें डिवोट ही करना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्पेशली मैथ में, कि कुछ टॉपिक छोड़ के चलते हैं। तो मेरा एक उनको सजेशन ये भी रहेगा कि आप किसी टॉपिक को छोड़िए मत। आपको जिस चीज से डर लग रहा है ना, आप उसको एक बार फेस करिए। और मैं मैथ तो इतना इजी नहीं बोलूंगा, आप जैसे टीचर्स उसको इजी बनाते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट लाइए। वो सब मैम मोस्टली मैथमेटिक्स तो ऐसा हो गया है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में अगर आपको आता है तो ये आप क्लियर कर सकते हो। और इस बार एसबीआई में तो मैम मैथ्स और इंग्लिश ही ऐसे थे जिन्होंने क्लियर कराने में हेल्प की थी। या बिल्कुल डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा बेवकूफी कहती हूँ मैं होती है, जो ये सोचते ना इतने टॉपिक्स कर लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख ली, मेरा तो बिना मैथ्स पढ़े ही एग्जाम निकल गया। तो ये सारी हाँ चीजें जो है ना, ये
ठीक नहीं है आपके लिए जो आप सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान पहली बात क्लियरिटी के साथ बताता नहीं है। इन्होंने जैसे बताया, ये क्लियर चीज बोली है कि आप लोग टॉपिक्स मत छोड़िएगा। तो ये जो भी चीजें हैं इनका ध्यान रखिएगा आप। सो थैंक यू सो मच शिवम, कनेक्ट होने के लिए, जो भी अपने यूजफुल आपने गाइडेंस दिया।